जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का 21st डे और आज हम देखेंगे पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग इससे पहले की सीरीज को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, हम केवल एमसीक्यू को नहीं देखने वाले हैं, बल्कि एमसीक्यू के साथ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हो सके तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा साथ में, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस डिफाइंस, कौन सा डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शंस में, वो फेडरल सिस्टम के बारे में जो है वो बेस डिफाइन किया गया है। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम हम उसको कहते हैं जहाँ पे पावर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो कहाँ पे? सेंटर के बीच और स्टेट के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में देखो। ठीक है, ऑप्शंस में क्या बताया गया? पावर कंसंट्रेटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स। क्या पावर कंसंट्रेट होता है फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास? ऐसा होता है क्या? नहीं, स्टेट के पास भी होता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम में स्टेट के पास भी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे सेकंड में देखो, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो पावर क्या डिवीजन बांटा जाता है कहाँ? सेंटर और स्टेट दोनों के बीच। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फेडरल सिस्टम्स किसको कहते हैं? जहाँ पे उस प्रकार के गवर्नमेंट्स को कहते हैं जहाँ पे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर और स्टेट्स के बीच। इसके की फीचर्स देखो, इसके की फीचर्स को समझने का प्रयास करो। तो इसमें क्या होता है? फेडरल सिस्टम में जो है वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित संविधान होता है। तो डिवीजन ऑफ पावर्स भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? डायल गवर्नमेंट्स होता है। डायल गवर्नमेंट्स होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच दोनों के पास। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, सुप्रीम कौन होता है? हमारा संविधान। ठीक है, संविधान ही जहाँ पे सुप्रीम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फेडरल सिस्टम्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे फेडरल सिस्टम्स का अगर एग्जांपल समझे तो जैसे देख सकते हैं वहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होता है, क्लियर पावर डिवीजन होता है। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट्स के बीच क्या होता है? पावर का डिवीजन क्लियर रूप से किया गया था। जैसे कि यूएसए का एग्जांपल देख सकते हैं कि फेडरल सिस्टम का एग्जांपल में कौन हो सकता है? तो यूएसए हो सकता है, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, एक किसके एग्जांपल है? तो फेडरल सिस्टम्स के एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? और क्लासिकल फेडरलिज्म भी कह सकते हैं। अब हम इंडिया इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? फेडरल है या क्वाजी फेडरल है? तो इंडिया क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल का मतलब होता है जहाँ पे सेंटर जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके पास स्ट्रांग पावर हो, स्टेट्स से ज़्यादा पावर किसके पास हो? सेंटर गवर्नमेंट्स के पास हो। स्ट्रांग पावर जिसके पास हो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाजी फेडरल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझ सकते हो कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये नाइजीरिया हो गया, ये क्या माना जाते हैं? तो एक क्वाजी फेडरल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यूनिटरी सिस्टम्स। हम यूनिटरी सिस्टम्स कहाँ किसको कहते हैं? तो यूनिटरी सिस्टम में जिसके पास पावर कंसंट्रेट कहाँ होता है? पावर कंसंट्रेट होता हो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास। पावर कंसंट्रेट किसके पास हो? सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास। हम उसे कहते हैं यूनिटरी सिस्टम्स कहते हैं। जैसे देख सकते हो यूनिटरी सिस्टम्स के रूप में यूनाइटेड किंगडम हो गया, जहाँ पे सेंटर ही जो है ना वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे क्या होता है? तो यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है, हम यहाँ पे समझ सकते हैं, एक सिंपल रूप से अगर समझने का प्रयास करें तो फेडरल किसको कहते हैं? जहाँ पे बैलेंस वे में होता है, जहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो? सेंटर के बीच और स्टेट दोनों के बीच हो, उसे हम कहते हैं फेडरल सिस्टम्स। ठीक है, क्वाजी फेडरल जहाँ पे सेंटर स्ट्रांग हो, सेंटर जो है वो स्ट्रांग हो, जबकि जबकि यूनिटरी का बात करें ना तो यहाँ पे सेंटर जो है वेरी स्ट्रांग हो। क्या हो? वेरी स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जहाँ पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट्स का ही चलता है। ठीक है, कॉन्फेडरेशन में वही क्या होता है? तो कॉन्फेडरेशन में देखो, तो कॉन्फेडरेशन में बात होता है कि स्टेट्स जो है ना वो स्ट्रांग होता है, स्टेट्स स्ट्रांग होता है, जबकि सेंटर जो है ना वो वीक होता है, सेंटर वीक होता है, उसे हम कॉन्फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट जो है ना वो आसानी से टूट सकता है, आसानी से जो है ना वो अलग हो सकता है, जबकि हम क्वाजी फेडरल का बात करें तो यहाँ पे स्टेट आसानी से अलग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं अलग हो सकते। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है वो
सबसे स्ट्रांग पावर रखती है, तो यहाँ पे स्टेट को जो है ना अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, देखो। तो विच लिस्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कौन सा लिस्ट जो है ना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रखा है। जैसे कौन कौन से लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होता है, ठीक है। तो इन तीनों लिस्ट में जो है वो किसके पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, किसके पास जो है अधिक प्रकार के जो है ना वो मुद्दों को देखने का पावर जो है वो अधिक प्रकार से है, ठीक है। जैसे यूनियन लिस्ट में जो है ना यूनियन गवर्नमेंट्स देखती है, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन लिस्ट को देखती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स देखती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो सेंटर और स्टेट्स दोनों देखने का काम करते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है वो किसके पास है, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है वो किसके पास है बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कहे तो जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स दोनों का लॉज हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स किसके पास है, कॉन्करेंट लिस्ट के पास, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फाइंड्स को। तो कॉन्करेंट लिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्जेस्ट सीट्स, लार्जेस्ट लिस्ट है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट्स यानी सेंटर जो है पावरफुल होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लॉज चलते हैं, ठीक है। स्टेट स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉज चलते हैं, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट्स दोनों के बीच जो लॉज बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिडरी पावर्स का बात हुआ है, ठीक है। तो ये रेसिडरी पावर्स जो है वो रेसिडरी पावर्स जो है वो किसी प्रकार का लिस्ट तो नहीं है, ठीक है। एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन ये क्या होता है, ये बिलोंग करता है यूनियन गवर्नमेंट से। क्या करता है, तो यूनियन गवर्नमेंट से जो है बिलोंग करता है, ठीक है। यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रेसिडरी पावर्स के रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उसको देखने का काम करती है, ठीक है। ये हमारे संविधान में कहाँ बताया गया, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 248 के एंट्री नंबर 97 ऑफ यूनियन लिस्ट में जो है बताया गया है रेसिडरी पावर्स के बारे में, ठीक है। तो रेसिडरी पावर्स जो है वो यूनियन यानी सेंटर से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो रेसिडरी पावर्स में जो है वो जैसे साइबर लॉज से रिलेटेड आते हैं, साइबर लॉज, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी से, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस, ठीक है, एआई न्यू टेक्नोलॉजी से, ये क्या है, तो ये रेसिडरी सब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं। और जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इसको लॉज को जो है वो क्या करती है, इससे रिलेटेड जो भी मुद्दा होता है उसको देखने का काम करती है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का थर्ड क्वेश्चन जो कि है, विच आर्टिकल डिफाइंस इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कौन सा आर्टिकल जो है ना वो डिफाइन करता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ऐसा कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल फर्स्ट जो है वो डिफाइन करता है इंडिया को जो है वो संघों का राज्य के बारे में जो है वो डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताया गया है कि इंडिया जो है दैट इज भारत, इंडिया को क्या कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है। ये क्या है, भारत संघों का राज्य है, राज्यों का संघ है, ठीक है। ये हमारे संविधान का आर्टिकल फर्स्ट में बताया गया। ये बताता है कि शो करता है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कहाँ पे, सेंटर और स्टेट्स के बीच, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल फर्स्ट में बताया गया, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, लेकिन ठीक है। अगर हम एग्जाम से रिलेटेड अगर फंसाने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट्स को देखो ताकि एग्जाम में फंसे ना, ठीक है। इंडिया इज नॉट कॉल्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या कहता है, इसी क्वाजी फेडरल कहा जाता है, ठीक है। इंडिया को क्वाजी फेडरल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेंटर जो है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए इंडिया को क्या कहते हैं, क्वाजी फेडरल के रूप से जानते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स पॉलिटिकल पार्टीज, तो कौन सा पार्ट जो है ना वो डील करता है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो है वो कौन सा पार्ट डील करता है, बताओ। पार्ट 2 में है क्या, पार्ट 2 में तो सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, इसको इसमें कौन सा है इसको बताओ, और इसमें क्या बताया गया इसको बताओ, ठीक है। तो
अब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो है हमारे संविधान में कहीं भी कोई भी पार्ट में जो है मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी जो है मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई भी पार्ट जो है हमारे संविधान में नहीं बताया गया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना हमारे संविधान में गवर्न कैसे करता है? तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्न करने का काम कैसे करता है? तो इससे रिलेटेड जो है ना हमारे संविधान में एक्ट बनाया गया। इससे हमारे संविधान में एक्ट के तहत जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूल चलती है। ठीक है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है आरपीए एक्ट 1951, इसके तहत जो है पॉलिटिकल पार्टीज रन करती है। ठीक है, और वहीं पे ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स और गाइडलाइंस के तहत पॉलिटिकल पार्टीज रन करती है। ओके, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी अलॉट सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो कौन सा बॉडी जो है ना वो अलॉट करते हैं सिंबल्स, पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स को अलॉट करने का काम कौन सा बॉडी करता है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट करता है क्या पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स को अलॉट करने का काम? बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, तो कौन करता है इसको? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन करता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स को अलॉट करने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे संविधान में। ठीक है, इसके बारे में जो है वो हमारे संविधान में लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये क्या बताता है? पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रजिस्टर करने का काम करती है। क्या? पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पार्टीज से रिलेटेड जो भी होता है उसको रजिस्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज बारे में। ठीक है, अलॉट्स करता है सिंबल्स को, रेगुलेट्स करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये कौन काम करता है? तो ये सब ईसीआई करता है। कौन करता है? ईसीआई जो है ये सब काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फीचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम्स। कौन सा फीचर जो है ना इंडियन पार्टी सिस्टम्स का कौन सा फीचर है? कौन सा फीचर है? तो इंडिया में क्या वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, नो पार्टी सिस्टम है? तो इंडिया में क्या पाम जितना पार्टी है उसको हम गिन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। इंडिया में जितने सारी पार्टियां हैं हम उसको नहीं गिन सकते हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे? मल्टी पार्टी सिस्टम्स। इंडिया में बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है, उसमें हम आगे समझेंगे और अच्छे से। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी पार्टी सिस्टम्स। इंडिया फॉलो करता है मल्टी पार्टी सिस्टम्स, जिसमें मैनी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है, कई प्रकार की पॉलिटिकल पार्टियाँ एग्जिस्ट करती है। मल्टीपल पार्टीज जो है वो कंटेस्ट करती है इलेक्शंस में, है ना। कोलिजन गवर्नमेंट्स होता है। कोलिजन गवर्नमेंट्स क्या होता है समझ रहे हो? कोलिजन गवर्नमेंट्स जहाँ पे सरकार बनाने के लिए जो है ना पर्याप्त, अगर मेंबर ना हो, ठीक है, तो उसमें उस सिचुएशंस में जो है वो दूसरे पार्टी को जो है सहायता लेने पड़ता है, रूलर पार्टी को, या फिर कोई अदर पार्टी को जो है ना सहायता लेने पड़ता है सरकार बनाने के लिए। तो उसे हम कहते हैं कोलिजन पार्टी। यानी जहाँ पे एक से अधिक पार्टियां मिल करके जो है सरकार बनाती हैं, हम उसे क्या कहते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट्स कहते हैं। ठीक है, रीजनल या नेशनल पार्टीज बोथ आर प्लीज की रोल करते हैं। ठीक है, हम पार्टी सिस्टम्स को अगर समझते हैं दूसरे देश में कि पार्टी सिस्टम्स, कितने पार्टी सिस्टम्स होते हैं अलग अलग कंट्री में, तो जैसे वन पार्टी सिस्टम्स के हम बारे में समझे। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम्स को अगर समझने का प्रयास करते हैं जहाँ पे केवल एक ही पार्टी होता है, तो जो जहाँ पर केवल एक पार्टी होता है वो कौन सा होता है? चाइना। चाइना में केवल एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, क्यूबा में भी जो है वो एक ही पार्टी है, नॉर्थ कोरिया में भी जो है वो एक ही पार्टी है। ठीक है, अब हम देखते हैं टू पार्टी सिस्टम्स। जहाँ पे केवल दो पार्टी सिस्टम हो उसे क्या कहते हैं? टू पार्टी सिस्टम्स। जैसे देख सकते हो, दो पार्टी जहाँ पे डोमिनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? टू पार्टी सिस्टम्स। जैसे यूएसए जो है वो जहाँ पे दो ही पार्टी है, कौन कौन? तो एक डेमोक्रेट्स पार्टी है, एक रिपब्लिकन्स पार्टी है। आप बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन सा पार्टी से है? डोनाल्ड ट्रंप कौन सा पार्टी से है? ठीक है, और इससे पहले बाइडेन जो थे वो कौन सा पार्टी से? बताओ। और यूके में भी इसी तरह से, यूके में भी दो पार्टी है, केवल दो ही पार्टी है यूके में। यूके में कौन कौन सी पार्टी है? तो कंजर्वेटिव्स पार्टी है और लेबर पार्टी है।
ठीक है, कहाँ पे, यूके में, और यूएसए में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। अब हम देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम्स के एग्जांपल अगर हम समझते हैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम्स में जैसे कि इंडिया हो गया, कौन हो गया, इंडिया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वैसे देश जहाँ पे कोई पार्टी ही ना हो, वैसे देश जहाँ पे कोई पार्टी ही ना हो, तो वैसे सऊदी अरब हो गया और यूएई, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं होता है, सरकार बनाने की कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 7th क्वेश्चन, जिसमें बताया गया विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल जो है ना वो डील करता है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में। हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है IFP के बारे में, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो है हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया, बताओ। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो है वो हमारे संविधान में कहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 51 में जो है वो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51 जो कि पार्ट 4 में आता है, कहाँ पे, पार्ट 4 में आता है आर्टिकल 51, जो कि DPSP हम कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लेज्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो है वो लय करता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है सो देखते हैं। जिसमें हम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के रूप में अगर समझने का प्रयास करें, जो कि आर्टिकल 51 में दिया गया है, तो उसमें बताया था कि ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो है प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, मेंटेन करता है जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, मेंटेन करने का नेशंस के बीच जो है वो रिलेशंस को मेंटेन किया जाए, इससे इसके रिगार्डिंग दिया गया हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में। ठीक है, रिस्पेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को मानने का काम करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया गया है, हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में। इनकरेज करता है पीसफुल सेटलमेंट्स, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को, सेटलमेंट्स को जो है वो पीसफुली सेटल करने का काम करता है। और हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, आज का 8th क्वेश्चन जो कि होगा, तो ये क्या बताया जा रहा है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो रिलेट्स करता है किससे, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रिलेट्स किससे करता है, क्या, इंटरनल सिक्योरिटी से। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक, आंतरिक हमारे देश के अंदर जो कुछ हो रहा है सो, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बात कर रहा है मतलब देश के बाहर बात कर रहा है फर्स्ट, है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ट्रेड पॉलिसी बिल्कुल नहीं होगा, डिफेंस पॉलिसी बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन पॉलिसी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉरेन पॉलिसी। जिसे देख सकते हो फॉरेन पॉलिसी राइट आंसर हो जाएगा। द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। विच फोकस, जो कि फोकस करता है क्या, स्ट्रेंथनिंग करने का काम करता है रिलेशंस विद इन नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज के बीच जो है वो रिलेशंस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, फॉरेन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, और ये क्या करता है, तो रीजनल कॉपरेशन करने का काम करता है, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स करने का काम करता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने का काम करता है, कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट्स पार्टनरशिप्स के बीच बढ़ाने का काम करता है। जैसे देख सकते हो कि अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ का बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज़ में कौन कौन आता है, देख सकते हो कि यहाँ पे भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव आता है, म्यांमार आता है और अफगानिस्तान आता है। ये सब हमारे क्या है, भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ है। ठीक है, जैसे देख सकते हो हम यहाँ पे बात करें नेबरिंग कंट्रीज़ का, तो हम हमारे भारत के साथ जो है वो कितने नेबरिंग कंट्रीज़ है, तो 7 हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो लाइन बाउंड्री हम किसके साथ टच करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ जो है वो सबसे ज़्यादा लाइन बाउंड्री टच करते हैं, 4096 किलोमीटर। और जबकि स्मॉलेस्ट जो है वो किसके साथ करते हैं, तो भूटान के साथ करते हैं। ठीक है, कितना, 699 किलोमीटर्स। ठीक है, और बाकी सब देख सकते हो पाकिस्तान के साथ कितना करते हैं, तो पाकिस्तान के साथ जो है वो 3323 किलोमीटर। वहीं वहीं देख सकते हो कि चाइना के साथ कितना करते हैं, चाइना के साथ जो है वो, तो हम चाइना के साथ भी जो है ना 3000 समथिंग अप्रोक्स करते हैं। ठीक है, आप लोग बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चाइना के साथ कितना लैंड बाउंड्रीज को हम टच करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से रीजनल पार्टीज मेनली रिप्रेजेंट्स, तो रीजनल पार्टीज जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रीजनल पार्टीज क्या है, नेशनल आइडियोलॉजी क्या रिप्रेजेंट करता है क्या, बिल्कुल नहीं। रीजनल पार्टीज मतलब
क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकल एंड रीजनल इंटरेस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करने का काम करती है रीजनल पार्टीज, ठीक है। जैसे देख सकते हो रीजनल पार्टी जो है फोकस करती है स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज का बात करती है, ठीक है, लैंग्वेज का बात करती है, कल्चर का बात करती है, आइडेंटिटी का बात करती है, ठीक है, लोकल डेवलपमेंट्स का बात करते हैं कौन, तो रीजनल पार्टी जो है वो लोकल डेवलपमेंट्स का बात करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। तो रीजनल पार्टी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कोलिशन गवर्नमेंट्स में। रीजनल पार्टीज जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो रीजनल पार्टीज क्या कंट्रीब्यूट करते हैं बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या ये डिक्टेटरशिप क्रिएट करने का काम करता है क्या रीजनल पार्टीज, बिल्कुल नहीं। तो ये सपोर्ट करता है सिंगल पार्टी रूल को, रीजनल पार्टीज क्या सपोर्ट करता है सिंगल रूल को, क्या कोलिशन गवर्नमेंट्स पहले समझ लो, कोलिशन गवर्नमेंट्स अगर समझ लोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट जहाँ पे सरकार बनाने के लिए जो सीट पर्याप्त ना हो, वैसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, एक से अधिक पार्टियों की सहायता लेते हैं ताकि हम सरकार को जो है वो बना सके, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, रीजनल पार्टी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है प्लेइंग किंग मेकर रोल। तो किंग मेकर रोल यानी सरकार बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा सहायता करती है, इसीलिए क्या कहते हैं, एक किंग मेकर का रोल निभाती है कौन, रीजनल पार्टीज, ठीक है। रीजनल पार्टी की सहायता से जो है हम सरकार को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, जिसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट ना हो, तो वैसे सिचुएशंस में हम कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाने के कोलिशन गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो सरकार बनाते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि इन्हें मल्टी पार्टी सिस्टम लाइक इंडिया में जो है कोलिशन गवर्नमेंट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी भी जो है वो भारत सरकार जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट्स है ना। बीजेपी के पास पर्याप्त सीट नहीं थे तो क्या की, अदर पार्टीज को अपनी पार्टी में मिलाई, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो अभी सरकार चल रहा है, ठीक है। नो सिंगल पार्टी ऑप्टेन गेट्स क्लियर मेजोरिटी, जिसके पास क्लियर मेजोरिटी ना हो वैसी सिचुएशन में क्या करता है, अदर पार्टीज को मिलाना पड़ता है। रीजनल पार्टीज देन बिकम ए डिसिसिव प्लेयर्स, यानी कि महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं कौन, रीजनल पार्टीज। दे सपोर्ट वन ऑफ द मेजर पार्टीज टू फॉर्म गवर्नमेंट्स, तब वैसे में एक मेजर पार्टी जो है वो सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किंग मेकर रोल। वो क्या करते हैं, तो कोलिशन गवर्नमेंट्स जो है वो सरकार बनाने का काम करते हैं, ठीक है। पॉलिसी नेगोशिएशंस फिर करने का काम करते हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हंग गवर्नमेंट्स जो कि इसी से रिलेटेड है, तो हम इसको समझ लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो हंग गवर्नमेंट्स हम उसी को कहते हैं ना, हम इसको समझ चुके हैं, बस इसको एक टर्म है, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। जब कोई पार्टी जो है जीत तो जाती है, ठीक है, जब कोई पार्टी जीत तो गई लेकिन उसके पास जो है ना पर्याप्त सीट ना हो सरकार बनाने के लिए, तो हम उसी सिचुएशंस को हम कहते हैं हंग गवर्नमेंट्स, क्या कहते हैं, हंग गवर्नमेंट्स, ठीक है। जो चीज़ को हम समझा चुके हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो इफ़ जैसे समझ सकते हैं हम एग्जाम्पल के तहत, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे लोकसभा में जो है कितना सीट है टोटल, तो 543 सीट है। अगर हमें सरकार बनाना है मेजोरिटी रूप से, तो मेजोरिटी सीट्स की आवश्यकता पड़ता है। मान लो कि कितना 272 सीट्स की आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए, 272 सीट्स की आवश्यकता है, जिसमें से पार्टी ए के पास जो है ना 230 सीट आया, पार्टी बी के पास कितना आया 210 सीट आया, है ना, और पार्टी सी के पास जो है वो 103 सीट आया। तो किसी पास जो है मेजोरिटी ऑफ द सीट्स है क्या, किसी पास मेजोरिटी ऑफ द सीट्स नहीं है। जैसे देख सकते हो 272 सीट चाहिए, तो 272 सीट किसी पास भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वैसे सिचुएशंस में क्या करेगा, तो ये रीजनल पार्टीज को मिलाएगा, कोई अदर पार्टीज को मिलाएगा अपने सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं क्या, कोलिशन गवर्नमेंट्स कहते हैं। तो उसी को हम कहते हैं हंग सिचुएशंस, हंग गवर्नमेंट्स जो है ना उसी को कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे सिचुएशंस को क्या कहते हैं, तो हंग गवर्नमेंट सिचुएशंस कहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज का इतना ही एमसीक्यू था। टेक केयर, बाय बाय।